बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कायदीन को शबीर शाह मुद्दड़ का प्यार भरा सलाम पहुंचे और नान कायदीन भी मेरी इस मोहब्बत को कबूल करें। ख़वातीन हज़रात, फील्ड कोई भी हो, कहते हैं कि नजरें जिनकी खुदा पे हों वो लोग तरातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते, मगर सवाल यह है कि कामयाबी किसी प्लेट में रखी हुई डिश का नाम नहीं है कि आप उसको उठाएं, खाएं, टेस्ट किया और चल पड़े। ना ही कामयाबी रात को बेड पे सोए हुए कोई व्हाट्सअप चिट्स लगाने से हासिल होती है, ना ही कामयाबी ख्याली पुलाव पकाने से हासिल होती है, बल्कि कामयाबी हासिल होती है जिनमें मुसलसल लगन की जुस्तजू हो, जिनमें दुश्वार गुजार रास्तों पे चलकर अपनी मंजिल को पाने की जुस्तजू हो। और कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जो मुस्तकिल मिजाज हो, जो रात दिन को मेहनत करें और एक दूसरे के काम है, वही लोग दुनिया में कामयाब ठहरे। लेकिन कामयाबी की क्या डेफिनेशन है, कामयाबी किसको कहते हैं, हम लोग इसके पर भी बात करेंगे। आज मेरे साथ जामिया के 4 दरख्शिंदा सितारे मौजूद हैं जो अपने नाम के साथ कायदीन लिखना पसंद करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में मुकाबले के सबसे बड़े पेपर में अपनी बेहतरीन कामयाबियां समेटी हैं, बेहतरीन पोस्टों में फाइज हुए हैं। और उनका ये सफर कैसा था, वो उनका ये सफर हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, वो हमारे कायदीन की कैसे मदद कर सकते हैं, और किस तरह से वो दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुए। यकीनन वो हम में से हैं, वो हमारी तरह से हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, उन्होंने अपने आप को पहचाना, खुद शनासी की, अपनी जात किसको पहचाना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और फिर उसी के साथ वो एतमाद को लेकर आगे चल पड़े। मेरे साथ आज मौजूद हैं कायद आजम यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेश ग्रेजुएट, कुछ उससे थोड़ा सा पहले के, जिन्होंने CSS 2019 में पोजीशनें अपने नाम की हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद हमजा मुराद रां, जो कि मेरे बड़े अजीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने BS किया और एज ए असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेट हुए हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। उनके साथ मौजूद हैं एमन इब्रार साहबा, जो कि वो कायदीन है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, नुशारा से बिलोंग करती हैं और ये एज ए डिविजनल सुप्रीडेंट पोस्ट ऑफिस एलोकेट हुई हैं। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद नारेब, आप असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेट हुए हैं इन रेवेन्यू सर्विस में। आप सबका शुक्रिया, आप सबको खुश आमदीद। आप अगर अपने सवालात पूछना चाहते हैं हमारे इन मौजूद कायदीन से CSS के बारे में, तो काइंडली कमेंट्स में पूछिएगा और आपका जो भी सवाल हो यकीनन इनका ये जवाब भी देंगे। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप चारों का, कि आपने मुझे ज्वाइन किया, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि ये आप सबका पहला इंटरव्यू होगा जो कि आप लोगों ने कायदीन के नाम किया है। सबसे पहले चलते हैं बगैर किसी ताखीर के एमन इब्रार। एमन, कैसा सफर था कि वो तालबा जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जब आई तो स्कॉलरशिप के लिए, गाइडलाइंस के लिए वो बहुत सारे लोगों की तलाश में रही कि मुझे कोई गाइड करे कि हॉस्टल कैसे लेते हैं, स्कॉलरशिप को अवेल कैसे करते हैं, लेकिन उस वक्त कोई इनको उतनी गाइडलाइन ना मिली। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद आज वो यहाँ पे बैठ के दूसरे लोगों को एडवाइस करेंगी, दूसरे लोगों को मशवरे देंगे कि आपने कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करना है। कैसा सफर था अमन, आप एक अच्छी कीमियादान बनने के बजाय एक अच्छी ऑफिसर बन गई और सेंटर सुपीरियर सर्विस में सीट को अपने नाम किया। अस्सलाम वालेकुम शबीर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक चीज़ से मैं थोड़ा डिफरेंस करूंगी मेरा, कि कीमियादान में अभी भी हूँ। साइंस जो है वो हमेशा आपके पास रहती है, आपके पास जो नॉलेज है, आपकी डिग्री है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। जो रिसर्च है मेरी वो हमेशा रहेगी। जो मेरे बाद में आने वाले हैं, जो डिग्री करेंगे, रिसर्च करेंगे, उनके लिए मशाल राह कह सकते हैं कि बनेगी। अच्छा सफर रहा। हमेशा मैंने मतलब मैंने पाया है कि गाइडेंस ने मुझे गाइड किया है। मुझे जब भी किसी भी चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी है, सीनियर्स ने, हॉस्टल में, डिपार्टमेंट में, हर किसी ने गाइड किया है। और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आज किसी के लिए थोड़ा सा भी, हल्का सा भी एडवाइस दूँ जो किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इमन, और ये बताइए कि आप CSS में क्यों गई? आपका ये पैशन कब ये शुरू हुआ कि आपने CSP बनना है? क्या यूनिवर्सिटी में आने से पहले, या फिर यूनिवर्सिटी में ट्रेंड को देखे कि जी जब सारे रोज, जब हर साल जब CSS की लिस्ट लगती है तो उसमें कोई 20 या 22 कायदीन की लिस्ट होती है, तो उन उसको देख के आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, या पहले से आपने तय किया हुआ था? जी, ये तो जब मैं बहुत बचपन में बाबा के साथ मेरी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे बहुत डिबेट्स चलती रहती थी। वो मुझे हमेशा कहते थे कि आप CSS करना। लेकिन तब मैं साइंटिस्ट, मुझे साइंस ज़्यादा पसंद था, मुझे केमिस्ट्री पसंद था, मैं साइंटिस्ट बनना चाह रही थी।
रिसर्च में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डिबेट्स में और इन सब में और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में इनमें भी मेरा मतलब वो जो पैशन है वो एक एंडलेस सी होती है, आप उसमें कभी भी कहीं भी यू कैन डिप योर टोज इन एंड यू कैन एक्सप्लोर इट। तो स्टार्ट में मुझे केमिस्ट्री पसंद थी, मुझे साइंटिस्ट रिसर्च की तरफ शौक था, तो मैंने कायद आजम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया रिसर्च के लिए। बीएस तक आई वाज स्टारी आइड, मेरे सारे कलीग्स जो मेरे बैचमेट्स थे हम सब बहुत रिसर्च के लिए एंथुजियास्टिक थे। लेकिन जब एमफिल में स्टार्ट की, रिसर्च को करीब से देखा, सीनियर्स को देखा, R&D में कोई खास फोकस नहीं है, पाकिस्तान में कोई खास रुझान भी नहीं है, करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी नजर नहीं आए, तो ऐसे लगा कि शायद आई शुड चेंज माय पाथ। और फिर तब मैंने सेकंड सेमेस्टर में डिसाइड किया, जो मेरा पुराना सा एक पैशन रहा था, कहीं माइंड बैक ऑफ द माइंड में था कि करूंगी, तो सेकंड सेमेस्टर में डिसाइड किया, फिर प्रिपरेशन की और अभी हमजा पहला फैमिली में से पहला आदमी जिसने फॉर्मल एजुकेशन हासिल की, फिर जब वो यूनिवर्सिटी में आया तो उसने एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया बड़े अच्छे तरीके से। वो जहाँ भी गया, कभी क्विज कंपटीशन हुआ तो उसने वहां से विन किया। वो सोशल एक्टिविटीज में भी आगे आगे था। और फिर सबसे बढ़ के जब आप सीएसएस जो लोग करते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो पास में सिलेक्ट हो जाए किसी न किसी तरीके से, और उन्हीं लोगों को बड़ा सराहा जाता है। वो कहते हैं कि ये मजे भी इनके हैं। अपनी मनपसंद पोस्ट आपने हासिल की, क्या रीजन थी इसके पीछे, क्या पैशन था इसके पीछे, क्यों आपने सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स के बजाय सीएसएस में जाऊं? अस्सलाम वालेकुम शबीर। सीएसएस का रास्ता काफ़ी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अक्सर। मेरा स्मूथ हो गया, आसान हो गया। उसकी वजह ये थी कि मैंने बहुत अरसा पहले ये फैसला कर लिया था कि मैंने सीएसएस ही करना है। और उसके बाद मैंने एडमिशन लिया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इंटरमीडिएट के लिए। उधर भी 2 साल मेरा यही टारगेट था और 2 साल इसी तरह गुजारे। उसके बाद कायद आज़म लिया एडमिशन इकनॉमिक्स में, और उसका पर्पज़ भी यही था कि मैं सोशल साइंसेज की एक डिग्री करूँ, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन 4-5 साल अपनी तैयारी करूँ। तो वो जो कंसिस्टेंट एफर्ट थी उसकी वजह से मेरा ये हुआ है फ़ौरन, और इमीडिएट टाइम भी बच गया। उसके पीछे मेरा वो कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का एक डिसाइडेड फैसला था, और उस फैसले पे गुजारे के 6 साल थे। मोहम्मद लारेब, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ आपका ताल्लुक रहा। बाबुद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी में आप दरस तदरीस के अमल से वाबस्ता रहे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप वहाँ पे पढ़े, फिर कादिर यूनिवर्सिटी में आप एमफिल में आए, फिर आप एनजीओ में गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आपका एक बेहतरीन वहाँ पे आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ आपका एक बेहतरीन रिश्ता रहा है। वहाँ पे भी आपके बहुत सारी यादें हैं। मुख्तलिफ जामियात आपने विजिट की हैं। मेरे सवाल का जवाब ये दीजिए, चूंकि आपने मुख्तलिफ जामियात को विजिट किया है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है कि हर बैच में कोई 20-22 कायदीन जो वो सिलेक्ट हो जाते हैं सीएसएस में? एक तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, बिकॉज आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को विजिट किया है, और फिर आप जो है वो अपने फैमिली में, सॉरी अपने एरिया में आप दूसरे सीएसपी हैं, किसी को देख के आपके अंदर ये विश पैदा हुई? बहुत शुक्रिया शबीर। पहले आप मुझे बताइएगा मेरे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज ठीक आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शबीर मुझे यहाँ पर मौका देने का कि मैं आपके तवसत से बहुत सारे दोस्तों से बात कर सकूँगा। सबसे पहली ये बात कि जी बिल्कुल मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल डोमिसाइल्ड लोग हैं उनमें सीएसएस का ट्रेंड बहुत कम है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन सीएसएस कोई हर 16-17 साल बाद एक शख्स आता है। मुझसे पहले जो सीएसएस जिन्होंने किया वो 16-17 साल पहले किया था, और खुशकिस्मती से वो भी कायदियन है। मेरा तो वो एक बैकग्राउंड उस तरह से मेरा नहीं है ब्यूरोक्रेसी के साथ। जहाँ जो आपका दूसरा सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ, वो ये कि मेरा बिल्कुल मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया, वहाँ होते हुए मेरा एफसी कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, लम्स में बहुत आना-जाना रहा। मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आया, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च के हवाले से जाता रहा। फास्ट में एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ लेक्चरर के तौर पे। शबीर टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे पहली बात है कि ऑरेंजेस कैन नेवर बी कंपेयर्ड विद मैंगोज़ राइट? यू विल हैव टू कंपेयर ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का कंपैरिज़न आप लम्स के साथ या नस्ट के साथ नहीं कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का आप कंपैरिज़न आपको पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के साथ ही करना पड़ेगा। जो डिग्री मिसाल के तौर पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ₹20,000 में या ₹25,000 सेमेस्टर में करवा देती है,
वही डिग्री लम्स आपसे 4.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए सेमेस्टर में करवाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, नस्ट में भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा इस बात को, एक बहुत कमाल और खूबसूरत किस्म की गिदड़ सिंगी है। वो ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है ना, वो आपको ग्रूम करता है। सीएसएस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी डन विद रट्टा। आप कोई हम्म, चीज़ याद करके सीएसएस कर नहीं सकते हैं। जब तक आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं है, आप ओवर द पीरियड ऑफ योर एकेडमिक लाइफ आप पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होती है, आपका एक्सपोज़र नहीं बढ़ता, आपका मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ मुख्तलिफ तर्ज के लोगों के साथ उठना-बैठना नहीं होता, उनके साथ उनके नज़रियात पे गुफ्तगू नहीं होती। ये चीज़ें फिर आपके लिए आपका एक नुकसान बन जाती हैं और सीएसएस में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सीएसएस कवर करना। अब आप देखें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को 4 चाँद किस-किस ने लगाए हुए हैं। मैं तो सोशल साइंसेज़ से हूँ, मुझे इन डिपार्टमेंट्स का ज़्यादा पता है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट को उठाएँ तो डॉक्टर इल्हान और मिस तनवीर जैसे नाम हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज़्ड हैं। आप निफ्स बिल्कुल। में आए तो डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर और एंड्रिया फ्लेशनबर्ग जैसे नाम हैं। इन डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने खड़ा किया वो सिकंदर हयात, तारिक रहमान, रसूल बख्श रईस, ऐसे-ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान में सोशल साइंसेज़ के माई-बाप समझे जाते हैं। ये एक अलग वो है, इसके साथ जो चीज़ आपको हट्स देती है ना शबीर, वो आपको डिपार्टमेंट नहीं दे सकता। हम्म, जो हट्स पे डिस्कशंस देती हैं, जो आप सीनियर्स के साथ डिस्कशंस करते हैं, वो अच्छा। आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं दे सकती है। वो किसी ठीक भी है। यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं दे सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आप ये कह रहे आपका हैं ये कि वाला जो सीएसएस हट्स का एक्सपीरियंस है, सीएसएस वो में जाने खुसूसी के तौर पे। लिए सीएसएस में भी जाने के लिए और किसी और फील्ड में जाने के लिए ज़हन साज़ी को करने के लिए हट्स का चक्कर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये यकीनन ये बात जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं अभी नए कादिर उनके लिए भी अच्छा ये बताएँ कि इम्पोर्टेंट। हट्स पे बैठ के वहाँ पे और क्या ज़रूरी है? क्या गुड्डू की चाय ज़रूरी है या फिर कि किसी और जगह कोई एक अलग नुक्कड़ आप लोगों ने कोई ऐसी बनाई हुई थी कि ये सीएसएस कॉर्नर है, तो यहाँ पे जब बैठेंगे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ज़रा हट्स में भी आप एग्ज़ैक्ट लोकेशन हमें बता दीजिए ताकि वहाँ पे जाने पे हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। मैं बिल्कुल इस पे रोशनी डालना चाह रहा हूँ। देखिए शबीर, आप जो एकेडमिक टाइमिंग है ना 8 से 2 बजे तक या 4 बजे तक जो क्लासेस होती हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में असर का टाइम या शाम का टाइम पढ़ाई के लिए मुख्तस नहीं होता, खेल-कूद के लिए मुख्तस होता है। आप वो कर सकते हैं। आपने देखा है कभी किसी यूनिवर्सिटी में शाम के वक़्त स्टडी सर्कल्स हो रहे हों, गुड्डू की चाय पी जा रही हो और स्टडी सर्कल्स हो रहे हों? वहाँ पर हो रहे होते हैं। आप वहाँ जाएँगे, बहुत सारे लोग मिलकर बैठते हैं, जिन्होंने आर्टिकल्स पढ़े हुए होते हैं, वो आपसे बैठकर आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं शाम के टाइम पे। गुड्डू की हुँ, चाय लाज़मी है। अगर किसी को चाय का शौक नहीं है, तो वो उसको फिर भी पीनी पड़नी है और वो ज़रूर पिए। इसके अलावा आप ठीक से कायदेन बन भी नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो आपके जो स्टडी सर्कल्स आपको अवेलेबल हैं, जो प्रोफ़ेसर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, जो सीनियर जो पीएचडी रिसर्चर्स वहाँ पर बैठते हैं, उनके साथ जो डिस्कशंस होती हैं, आपको वो पूरी मैं ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी जाएँ, कायद-ए-आज़म वो सॉरी जीसी यूनिवर्सिटी जाएँ, आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जाएँ, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाएँ, कहीं पर ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये वाहिद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको लेफ्ट के सर्कल मिलेंगे, वहाँ पर आपको जेंडर स्टडीज़ वालों के सर्कल मिलेंगे, वहाँ पर आपको फेमिनिस्ट सर्कल्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको हर तरह का बंदा मिलता है और आप हर तरह के बंदे के साथ खुश-उस्लूबी से पेश आते हैं और उनसे उनके नज़रियात डिस्कस करते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी ज़हन-साज़ी बहुत अच्छे से करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ सीएसएस इसके बगैर बहुत मुश्किल है। चलें ये तो एक डिस्कशन हो गई कि हमारा सफ़र कैसा था या हम सीएसएस में क्यों गए। प्रैक्टिकली हम आते हैं कि हमसे जो बाकी कायदीन्स हैं, जो सीएसएस करना चाहते हैं या जो क्योंकि जब कायदे यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं सोशल साइंसेज़ में तो हर तीसरे में से कोई एक आदमी हमें ऐसा मिलता है जिसकी विश होती है कि मैं सीएसएस में जाऊँ। एमन हम किस तरीके से अपने जूनियर कायदीन्स की आप मदद कर सकती हैं? वो कौन कोई ऐसा गुर बताएँ जो अकेडमियों में नहीं मिलता, जो हमें बुक से नहीं मिलता, जो हमें यूट्यूब लेक्चर से नहीं मिलता। सिंपल गुर क्या है कि लोग पूछते हैं कि मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? एक बंदा ज़ीरो से जब इंग्लिश स्टार्ट करता है तो क्या वो सीएसएस करने के काबिल हो जाता है? अगर वो ज़ीरो से इंग्लिश स्टार्ट करता है तो उसको कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? और कौन न्यूज़पेपर तो आप सारे डॉन ही हमें रेफ़र करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सादा गुर बताइए जो सबकी दस्तरस में हासिल हो जाए। शबीर, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये गुज़र रही है, एक-एक मोमेंट गुज़र रहा है। इसमें आप जो भी करते हैं, आप इसको एन्जॉय करें, अच्छे से करें। यही मोमेंट्स है जो आपकी ज़िंदगी। अब आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो सबसे आसान, सबसे इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल तरीका है कि आप रीडिंग करें।
बुक्स रीड करें, आपको जिस टाइप की बुक्स पसंद है, आपको फिक्शन पसंद है, आपको बायोग्राफीज पसंद है, आपको नॉन फिक्शन पसंद है, आप उनको उन बुक्स को लें, उनके रिव्यूज लिखें, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। आप जिस जो जो जुबान आप सीखना चाह रहे हैं उसी मीडियम में आप बात करें, उसी मीडियम में आप लिखें, उसी मीडियम में आप रीडिंग करें। एक बंदा जो जीरो से इंग्लिश स्टार्ट कर रहा है वो बिल्कुल सीएसएस कर सकता है। सीएसएस के लिए सिर्फ इंग्लिश एक प्री रिक्विजिट है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा आपको एनालिटिकल स्किल, आपकी कंसिस्टेंस, आपकी मेहनत, बहुत कुछ मैटर करता है। इंग्लिश को आप एक बेसिक साइंस की तरह लें, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को समझें, उसको फॉर्मूले की तरह उसमें वर्ड्स पुट करें। कोई भी बेसिक ग्रामर बुक उठा लें जो आपको पसंद हो, हमारे मैट्रिक में आपने पढ़ी है, एफएससी में पढ़ी है, रेन एंड मार्टिन की बुक है, रीडर्स डाइजेस्ट की बुक्स हैं, जो भी ग्रामर बुक आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि आपके उसके साथ एक कनेक्शन बन रहा है, आप उसको रीड करें, उसको समझें और इसको एक प्रॉब्लम की तरह या एक पहाड़ की तरह लेने की बिल्कुल भी जरूरत, किसी भी चीज को, कोई भी टास्क आप अप्रोच करते हैं उसको एंजॉय करके सही से उसको करें। तो मैंने रेन एंड मार्टिन की बुक कंसल्ट की थी। हाफिज करीम दाद चुगताई की बुक है, वो सीएसएस रेलेवेंट है। पास्ट पेपर्स को आप देखें, जो कॉम्पोजिशन का पेपर है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है अगर आप सिर्फ इंग्लिश के पेपर की बात करें ऐसे के अलावा, तो उसके सारे कंपोनेंट्स को समझें। बेसिक फार्मूलाज है, हर चीज एक बहुत साइंटिफिक तरीके से फॉर्मूला के तरीके से हुई हुई है, आप उसको समझें, उसमें वो सारा कुछ पुट इन करें। डॉन पढ़ें, आपको ऑनलाइन बेशुमार जरीदे मैगजीन्स मिल जाते हैं, द डिप्लोमैट है, द गार्डियन है, ऑनलाइन शोज हैं जो आप CNN BBC वगैरह पे आप बगैर किसी पैसे लगाए वाईफाई से एक्सेस कर सकते हैं। तो पढ़ें, सुने, लिखें और डिस्कस करें, तो इंग्लिश ठीक हो जाएगी। आपसे एक सवाल पूछा है हमारे एक कमेंट्स में एक अख्तर हुसैन साहब ने कि क्या आपने केमिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट अडॉप्ट किया है, अगर किया है तो उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं? दूसरा आप ये भी बता दीजिए हमारे तमाम सुनने वालों को कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे और उसकी तैयारी के लिए आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक जो है वो आपने पढ़ी हैं, और सेकेंडली बताइए कि क्या आपने कोई अकेडमी में ज्वाइन की थी? जी, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे, इसलिए मैंने ऑप्शनल्स में केमिस्ट्री चूज की क्योंकि 2 नए सब्जेक्ट्स पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था। केमिस्ट्री को मैं उतना टाइम ही नहीं दे सकी। दूसरा, साइंस सब्जेक्ट्स जनरली कहा जाता है कि लो स्कोरिंग है, तो वो मेरे रिजल्ट में नजर आया। केमिस्ट्री में मैंने काफ़ी लो स्कोर किया, मेरे 88/200 थे। ऑल्दो पेपर सिमिलर था, जो बीएस 6 सेमेस्टर में हमने कोर्सेज पढ़े थे, बीएस 5th में पढ़े थे, 4th में पढ़े थे, मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चंस थे। उनको अटेम्प्ट करने का तरीका भी मोर और लेस सिमिलर था। बुक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी में डिग्री के दौरान बुक्स पढ़ी थी वो, और बीएससी की जो बुक्स हैं जो बीएससी में पढ़ाई जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह की, कुछ वो कंसल्ट की थी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने जॉन बेलिस की बुक पढ़ी, H&M पब्लिशर्स की है इंटरनेशनल रिलेशंस। वैसे सीएसएस का एक आप बुक्स जब लेते हैं तो एक जनरल आप ये रूल देखें, एक रूल सा समझ लें कि आप एक रेफरेंस बुक रखते हैं जो सीएसएस स्पेसिफिक होती है, वो किसी भी पब्लिशर, कोई भी लोकल पब्लिशर की होती है, आप उसको जो सारे टॉपिक्स कवर करता है। उसके अलावा आप डिफरेंट इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स देखते हैं, आप ऑनलाइन देखते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, डिफरेंट मैगजीन्स में बातें छपी होती हैं, डिफरेंट टॉक शोज में डिफरेंट बातें हो रही होती है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस चूंकि एक बहुत एनालिटिकल स्किल्स उसमें बहुत चाहिए होते हैं, एक बहुत वाइड स्प्रेड सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैंने बुक्स काफी सारी देखी थी, जिसमें फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान भी है, जिसमें जॉन बेलिस की बुक भी है, गोल्डस्टाइन की बुक भी है। उसके अलावा CSIS एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें काफी सारे टॉपिक्स भी कवर होते हैं, उसमें रिसर्च आर्टिकल्स और डिस्कशंस भी पब्लिश होती हैं। फिर इस्लामाबाद पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में काफी सारे टॉपिक्स जो हैं जो पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं वो उसमें से कवर हो जाते हैं। फिर द गार्डियन है, द डिप्लोमैट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये सारे मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कंसल्ट किए थे। सोशियोलॉजी के लिए हॉर्टन एंड हंट की बुक है, वो पढ़ी थी। एक है अब्दुल हमीद टागा की बुक, वो पढ़ी थी। एक सेकेंड, मैंने लिस्ट बनाई हुई है। जी प्लीज।
जब तक आप लिस्ट बनाती हैं तब तक हम जो है वो हमजा की तरफ हो लेते हैं और फिर नहीं, वापसी पे हम आपसे जी प्लीज 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 बताइए अगर आपने वो देख ली है तो। अच्छा, एक है सोशियोलॉजिकल थ्योरी बाय रिट्जर और एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च बाय न्यूमैन। उसके अलावा ऑनलाइन सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिकल थ्योरीज आप जो भी पढ़ना चाह रहे हो या कोई सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आप उसके ऊपर थ्योरी अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। वैसे ज्यादा तैयारी ऑनलाइन ही होती है, जेंडर स्टडीज के लिए भी इसी तरह बुक्स और ऑनलाइन होता है। ठीक है हमजा, अ, बगैर एकेडमी के एक तो ये बताया कि एकेडमी हाउ मच जो है ये नेसेसरी है एकेडमी सीएसएस में पास होने के लिए और फिर अच्छी पोजीशन पे जाने के लिए। एक तो जरा इस पे रोशनी डालिए बिकॉज आपने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की है। दूसरी बात ये बताइए कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपने, क्योंकि आपकी तो इंग्लिश पहले ही बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर कोई फार्मूला अपनाता है तो वो कौन सा फार्मूला अपनाए? बिकॉज मैं आप सबसे आपका जो इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। अच्छा शबीर, आपका पहला सवाल कि एकेडमी ज़रूरी है या नहीं, तो ज़ाती तजर्बा तो मेरा यही कहता है कि एकेडमी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने एकेडमी नहीं लगाई। लेकिन एक चीज़ है जो सीएसएस में रिक्वायर्ड होती है, वो यह कि आपको बंदा गाइड करता रहे और आपको बंदा को असेस करता रहे। मेरे सीनियर थे मोहम्मद साहब, दरैब भाई भी जानते हैं। मैं उनसे असेसमेंट लेता था, वो मुझे बताते रहते थे कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि मैं किसी जगह पे पैसे देता हूँ, वहाँ जाके क्लास में बैठूंगा, 3 घंटे का लेक्चर दूंगा, 6 महीने ऐसे करूंगा, साल ऐसे करूंगा, तो उसके बाद मैं बस इतने इस काबिल हो जाऊंगा कि पेपर में बैठ के मेरा काम चल जाए, तो वो नहीं। वो फिर उस प्रोसेस में ये होता है कि 2-3 साल बाद रियलाइज होता है कि ये तो गलत हो गया है, क्लास में बैठने से सीएसएस नहीं होता, ये तो खुद बैठना पड़ता है। तो फिर वो दूसरी तीसरी टर्म फल चक्कर हो जाता है। सीएसएस की सारी चीज़ें ये है कि आपने सारा रास्ता खुद ट्रैवल करना है। आपने अंग्रेजी सीखनी है तो आपने खुद पढ़ना है, आपने कंटेंट कवर करना है तो आपने खुद रीडिंग करनी है, आपने पेपर पास करना है तो आपने अपने हाथ से पेपर सॉल्व करने हैं। जब तक आप ये सारे काम अपने खुद पे नहीं लेंगे नहीं होगा। लेकिन एकेडमी सम टाइम लोगों को इतना हेल्प करती है कि जिसको कुछ नहीं पता कि मैंने किताबें कौन सी पढ़नी है, मैंने सब्जेक्ट किस तरह सेलेक्ट करने हैं, या कोई बंदा हेजिटेट कर रहा है तो उसके प्रॉब्लम्स वो नॉर्मली बड़े इजीली सॉल्व कर देते हैं। और जिस चीज़ के लिए एकेडमी एसेंशियल है वो सिर्फ इसके लिए है कि वो बंदे को असेस करती रहे, कि असेसमेंट इस तरह से कि हम सिलेबस तैयार कर लिया, 5-6 महीने 3-4 महीने रह गए तो बंदा पास पेपर सॉल्व करता है, सीधा जाके इमीडिएटली पेपर में बैठना एक बेवकूफ़ी होती है। तो पास पेपर सॉल्व करके महीना 2 महीने 3 महीने आप ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाते हैं कि मैंने किस तरह से पेपर में प्रेजेंट करना है सारा कुछ। यहाँ तक एकेडमी एसेंशियल है। इससे आगे जो है वो एकेडमी, अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं हूँ तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ये मेरा पहले सवाल का पर्सनल व्यू था। और दूसरा सवाल अगर काइंडली रिमाइंड करवा दें मुझे। मैं ये आपसे पूछ रहा था कि इंग्लिश की इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा फार्मूला इंग्लिश की इस्तेमाल करें? इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम्स होती है खास तौर पे ऐसे राइटिंग में स्टूडेंट्स को। उसमें जो एमन ने बात की थी मैं उससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि अंग्रेज़ी को बेहतर करने का सिर्फ एक ही तरीका है परमानेंटली, वो है बुक रीडिंग। ग्रामर के इश्यूज होते हैं छोटे मोटे, लेकिन मेरे ख्याल में जो बंदा पाकिस्तान के जितने भी टफ सिस्टम से या बुरे सिस्टम से रफ सिस्टम से होकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा हो, उसे इतना पता ही होता है कि मैंने थर्ड फॉर्म किधर यूज़ करनी है और सेकंड किधर यूज़ करनी है। वो फंसते हैं सिर्फ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स में, उन्होंने कभी खुद से अंग्रेजी बोली नहीं होती, कभी खुद से लिखी नहीं होती। वो सिर्फ वो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि हाथ नहीं सोखा, उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी हाथ नहीं सोखा होता। तो जो बंदा रीड करने लग जाए, जो बंदा मतलब लेट्स से कि आप 5-6 किताबें पढ़ते हैं एक मंथ में, नहीं आप वो एक सेमेस्टर में जो बंदा अच्छा होता है उसकी 5-6 किताबें पढ़ ले, उसे ना तो लैंग्वेज बोलने में मसला रहता है, ना ही एक्सप्रेशन में मसला रहता है, और साथ साथ ये समझ आ जाती है कि ग्रामर की मैंने किस जगह कौन सी इस्तेमाल करनी है। हमने आज तक पंजाबी की ग्रामर नहीं सीखी, हमने आज तक उर्दू की ग्रामर नहीं सीखी, लेकिन हमारा ठीक होता है, हम ठीक तरह बोलते हैं, कभी एम्बेरस नहीं हुए, क्योंकि वो ज़ुबान हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो अंग्रेज़ी से डरना नहीं चाहिए, अंग्रेज़ी को एक ज़ुबान की तरह लेना चाहिए। जैसे आपकी जो भी मदर लैंग्वेज है, मेरी पंजाबी है, मुझे किसी ने नहीं सिखाई, मुझे आती है, सबको आती है। जिसकी पश्तो है वो बड़े ठीक तरह से बोल लेता है ग्रामर सीखे बिना। अंग्रेज़ी को जो बंदा इससे लेगा कि सिर्फ ज़ुबान है, इसके साथ इंगेज करूँ, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, कम्युनिकेट करने के लिए आप बोल सकते हैं तो बोल लें, लिख सकते हैं तो लिखें, लेकिन जब तक आप अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करेंगे अंग्रेज़ी नहीं होगी। बाकी सारे काम बस एवं ही है, दिल को बहलाने वाली बात है। हमजा आपकी बुक लिस्ट क्या थी? कौन कौन सी बुक्स को आपने बहुत ज्यादा पढ़ा? जरा बता दीजिए। और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे और उसमें पोजीशन क्या रही है आपकी? बिकॉज
आप माशाल्लाह जो है वो इंतजामिया में गए हैं, और इंतजामिया को एक बड़ा ओहदा समझा जाता है हमारे यहाँ के, जी जो इंतजामिया में गया है जी बस ये तो असली मजे उसके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और बुक लिस्ट आपकी क्या क्या थी? बुक लिस्ट शबीर भाई, जब मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी आया था तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जो एफपीएससी का सिलेबस है मैं उसे रेगुलरली सेमेस्टर टू सेमेस्टर फॉलो करता जाता था। तो जो आता था एफपीएससी ने रिकमेंड किए हुए एक तक तकरीबन मेरी कोशिश ये थी कि मैं चौथे पांचवें सेमेस्टर तक उन सबको एक एक दो दो किताबें पढ़ लूँ। फिर जब उनसे इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर ये हो गया कि सीएसएस एक चीज़ में, पहले आपका सवाल तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़रूरी है क्लैरिफाई करना, वो ये कि सीएसएस के लिए रिक्वायर्ड होती है सोशल साइंसेज की अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं कि एक बंदा आप एक सब्जेक्ट में डिग्री कर ले और उस सब्जेक्ट की डिग्री के बोलते पे आप कहें कि मैंने सीएसएस करना है। मैं इकोनॉमिक्स का हूँ तो मैंने इकोनॉमिक्स के जोर पे नहीं किया, मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी थी, मैंने मतलब आप इल्हान न्याज साहब और आगे पीछे वो सब उन सब से ट्रेन होके किया। तो रीडिंग मेरी भी यही थी कि मेरी कोशिश ये थी कि मैं 4 सालों में सोशल साइंसेज के जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जितनी मेजर डिबेट्स हैं, जितने मेजर ऑथर्स हैं, जितनी मेजर कहानियाँ हैं, गप्पे शप्पे, उनसे अवेयर हो जाऊँ, उनमें बात कर सकूँ, उनमें सीख सकूँ, उनमें जवाब दे सकूँ। तो मेरी रीडिंग ये थी। और इसमें एफपीएससी का सिलेबस बंदे को गाइड भी करता है, पीछे 20-30 रिकमेंडेड किताबें लिखी होती हैं, अगर 2-3 भी उठा ले तो वो उसका काम शुरू हो जाता है। सिर्फ ये है कि इनिशिएटिव लेने की देर रहती है। ठीक है, हम वापस चलते हैं लारेब की तरफ। लारेब, बाकी चीजों की तरफ तो हम बाद में चले जाएंगे। इंटरव्यू का जो प्रॉब्लम होता है, इंटरव्यू में बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं। इंटरव्यू में किस तरह के सवालात आपसे हुए, और आपने जो उनके जवाबात दिए, उनको तलाश करने में आपने क्या कुछ पढ़ा, और आपने कहाँ से तैयारी की? और अगर किसी को इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, बिकॉज वो सिर्फ सीएसएस का इंटरव्यू नहीं, वो किसी भी जॉब का हो सकता है, उसको क्या करना चाहिए? पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए कौन कौन से गुण अपनाने चाहिए? काइंडली जरा इस पर रोशनी डालिए, और यही सवाल फिर मैं हमजा से और एमर से भी पूछूंगा। बहुत शुक्रिया शबीर। यार ये जो इंटरव्यू सीएसएस का इंटरव्यू है, वो ऑब्वियस बात है कि वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन आपसे लेते हैं। जो पूरा पैनल होता है वो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी फील्ड में गुजारी होती है। वो चीफ सेक्रेटरीज रहे होते हैं, सीडीए चेयरमैन रहे होते हैं, आईजीज होते हैं, जर्नैल होते हैं। तो इस तरह के बहुत एक बड़ा और बड़ा एक पढ़ा लिखा किस्म का पैनल होता है जो आपको आपके सामने बैठा होता है, और आप अंडर प्रेशर भी होते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। जो इंटरव्यू है खुसूसी तौर पे पूरी दुनिया में एक रिवाज है कि जिस इम्तिहान में पहले रिटन पेपर हो जाए और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाए, तो वो इंटरव्यू का मकसद आपका नॉलेज टेस्ट करना नहीं होता, क्योंकि आपका नॉलेज रिटन एग्जाम में टेस्ट हो चुका होता है। इंटरव्यू में आप लोगों से वो आपकी पर्सनालिटी को देखना चाह रहे होते हैं, वो आपके अप्रोच को देखना चाह रहे होते हैं, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि कुछ भी हुआ है, जैसे अभी आज की न्यूज़ है कि एफबीआर के चेयरमैन को तब्दील कर दिया है हुकूमत ने, और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे इस पे आप बताएं आपका क्या व्यू है। तो आप जैसे अपनी बात शुरू करेंगे वो बड़ा मैटर करती है कि आपकी जहन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पहले आते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स पहले आते हैं। जरूरी बात है, इस तब्दीली के कुछ पॉजिटिविटीज भी होंगी और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। आप किस चीज को पहले जवाब देते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ ये एक अच्छा स्टेप है, हुकूमत की वॉच रहती है, हुकूमत देखती है कि कौन ठीक से परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन ये भी मैं देखता हूँ कि इतने जल्दी जल्दी तब्दील नहीं करना चाहिए। अब ये दो ऐसी चीजें, अगर मैं ये वाली बात पहले कह देता कि नहीं ये तो बहुत गलत कर दिया है, जो हुकूमत ने बड़ा गलत कर दिया है, नहीं चाहिए था, तो मतलब ये शो करता है कि मैं कितना, मेरे लिए वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा मैटर करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप उठते बैठते कैसे हैं, आप प्रेशर लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे इस तरह के सवाल पूछ लेंगे कि इब्राहिम लोधी का नाम बता दें, बेटी का नाम आपको भी पता है कि वो आपको नहीं आना, और उनको भी पता है कि इनको नहीं आएगा। वो आपसे कंटिन्यूअसली बम्बार्ड करते रहते हैं, इस तरह के 3-4-5 सवाल पूछते हैं जिसमें आप सॉरी कहते हैं, और 5 सवाल के बाद आपको लगता है कि ओ माय गॉड व्हाट हैव डन, तो आप प्रेशर में चले जाते हैं। वो फिर आपसे पूछते हैं कि हाँ अब देखता हूं मैं कि ये प्रेशर में किस तरह से प्ले करता है। तो ये जो इंटरव्यू, ये असल में आपकी नर्व्स की गेम है। आपने संभल के बैठना होता है, बस जहन में एक बात लेके जानी होती है कि एक नौकरी का इंटरव्यू है, कुछ जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं हो जाना। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि खुदा न खास्ता नहीं मिलेगी नौकरी तो फिर नहीं मिलेगी। इसी तरह इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना होता है। सवाल सबको नहीं आते, बहुत सारे सवाल मुझसे जो पूछे गए हैं वो मुझे नहीं आते थे। मेरे से तकरीबन 10 या 12 सवाल मैंने सॉरी किए हैं। जब मैं बाहर निकला तो आई वॉज अ बिट अपसेट कि मैं इतने ज्यादा सवाल कैसे छोड़ दिए हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू में स्कोर बहुत अच्छा किया है एज कम्पेयर टू मेरे अदर जो मेरे साथ और कॉलीग्स थे हैं, उनमें मेरा स्कोर काफी अच्छा है। हालांकि 10-12 सवाल पे मैंने स्ट्रेट सॉरी किया, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। तो ये कोई इतना
इतनी कोई उसमें वो है नहीं, बस आपने ये देखना कि ये आपके नॉलेज को नहीं टेस्ट कर रहे हैं, आपकी नर्व्स को टेस्ट कर रहे हैं, आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। हाँ, आप रिस्पेक्ट को मलहूज़ खातिर रखते हैं, वो आपको बम्बार्ड कर रहे हो और आप गुस्सा हो जाएं, ये भी बड़ा बैड इंप्रेशन होता है। तो आप उसमें बड़ा एक मतलब है नॉर्मली उसको प्ले कर जाते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसके मार्क्स आपकी पोजीशन को ऊपर से नीचे ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स कम होने की वजह से उनका ग्रुप ऑफ सर्विस डिफरेंट है। अगर उनके इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आते तो उनका ग्रुप ऑफ सर्विस डिफरेंट होता। तो इस वजह से ये बड़ा मैटर करता है, बहुत जरूरी है इसके लिए तैयारी। मैंने ये किया था, सबसे ये मैं लास्ट बात बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा गुर है वो ये है कि मॉक इंटरव्यूज देते हैं आप, और वो ज्यादा से ज्यादा देते हैं। मॉक इंटरव्यूज में आपके सामने पैनल बैठा होता है और आप उस पैनल के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कोई 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा। तो आपके लिए वो आप यूज टू हो जाते हैं। जब आप जाते हैं वहां पर, नई बात नहीं, 6-7 दफा गुजर के भी गए होते हैं। जैसे हमजा और अमन बता रहे हैं, हर चीज की जो एक सीखने का तरीका है वो प्रैक्टिस है। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस यही है कि आप पैनल के सामने जाते हैं, अगर पैनल नहीं है तो शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को इंटरव्यू देते हैं कि मैं किस तरह से इंटरव्यू में बोलूंगा, मैं किस तरह से बात करूंगा। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है। 1 महीने की प्रैक्टिस होती है, ये आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर जाते हैं। अच्छा, आपने एक अपने फेसबुक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आपने एक पोस्ट की थी जो मेरी भी नजर से गुजरी है कि आपकी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को आप मुख्तसर मगर जामे अंग्रेजी लिखने का और बोलने का बड़ा बेहतरीन तरीका सिखा सकते हैं। और उस पर आपने कोई वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का कोई नंबर भी दिया हुआ था। कैसे सिखा सकते हैं आप मुख्तसर और जामे इंग्लिश, जो CSS में तो सही सही, लेकिन जिंदगी के हर उस मैदान में, क्योंकि इंग्लिश आजकल हमारी जरूरत बन चुकी है, वो इंग्लिश को इस्तेमाल करके बाकी जगहों पे जब हम जाते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप के इंटरव्यूज हों, चाहे वो फॉरेन स्कॉलरशिप के इंटरव्यूज हों, चाहे वो किसी और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज हों, वहाँ पे इंटरव्यूज हों, तो वहाँ पे अंग्रेजी का एक बड़ा अमल दखल होता है। वो क्या गुर है, वो क्या मिसाला है, प्लीज जरा हमें भी बताइए ताकि उस आपकी उस दवा से हम लोग भी मुस्तफीद हो सके। बहुत शुक्रिया शबीर, ये अगेन ये बहुत अच्छा सवाल आपने अच्छा उठा लिया, क्योंकि आपके देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मेरी आउटरीच बहुत कम है। देखिए, मैं एक बहुत छोटे इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरा इलाका ऐसा इलाका है कि जहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी अवेलेबल नहीं है। वहाँ लोगों की ये सकत नहीं है कि हर एक शख्स जो CSS करना चाहता है वो एकेडमीज़ की फ़ीस पे कर सके। एकेडमीज़ की अच्छी खासी फ़ीस होती है, और एकेडमीज़ में शायद अगर कोई अच्छी एकेडमी है और अच्छे असातिज़ा हैं तो वो आपको यही सिखाते हैं। एक प्रेसी का पेपर है हमारे इंग्लिश में, इंग्लिश एसे के साथ एक और पेपर है जिसको प्रेसी का पेपर कहते हैं, और अक्सर लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं। मैं चूंकि प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में, मेरे पास पैसे भी थे और मैं इस्लामाबाद में रहता भी था, तो मैंने बाकी तो कोई एकेडमी नहीं एज सच ज्वाइन की। एक जगह जसरा साहब के पास भी गया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैंने एक जगह पर जाकर, जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो CSS के पेपर्स चेक भी करते रहे हैं माजी में, और अब तो वो राना सगीर अहमद खान साहब का बहुत नाम है, सब लोग जानते हैं। मैंने उनसे ये चीजें सीखी हैं कि मैं किस तरह से इतने बड़ी पैराग्राफ को या इतनी बड़ी चीज को मैं मुख्तसर करके और जामे लिख सकता हूँ कि उसमें मेरा मतलब भी पूरा हो जाए और वो इतनी बड़ी तहरीर भी ना हो। ये चूंकि मैंने इस्लामाबाद में रहते हुए और प्रिविलेज होने के नाते मैंने ये चीजें सीखी हैं, ये गुर सीखे हैं, जिससे मैंने अंग्रेजी का पेपर पास किया, प्रेसी का भी किया और ऐसे का भी किया। तो मैंने दोस्तों से ये कहा कि जो लोग फीस नहीं पे कर सकते हैं एकेडमीज की या असातिज़ा की, या वो इस्लामाबाद में रहते नहीं है, इस्लामाबाद में या लाहौर में बड़े शहर में रहना भी एक प्रिविलेज है, या वहां पर रह सकना भी एक प्रिविलेज है कि आप हॉस्टल्स की पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो मुझे, मैंने एक ईमेल एड्रेस नीचे लिखा है कि वो मुझे ईमेल पे अपने लिखे हुई तहरीरें मुझे भेज सकते हैं। मैं उन तहरीरों को चेक करने के बाद उनको बता सकता हूं कि आपकी यहाँ 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 यूं गलती है और इस गलती को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इन 2 फिक्रों को आप 2 अल्फाज में यूं लिख सकते हैं, ये 2 अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग है कॉन्टिन्यूसली, ये मैं उनके साथ कर सकता हूँ थ्रू ईमेल्स, थ्रू कोई फेसबुक की वीडियो मैं अब बनाने की कोशिश करूंगा। एक लास्ट बात कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि मेरी इस पोस्ट को वो बड़ी मतलब बहुत लोगों ने शेयर भी किया, तो मेरे पास तकरीबन अभी भी मेरी ईमेल में 100-150 ईमेल्स आई हुई हैं, और इससे ज्यादा को मैं चेक करके दे भी चुका हूँ। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट की बात होती है तो वो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, वहां पर मेरे फाइनल पेपर भी हो रहे हैं बच्चों के, मैंने वो भी चेक करने हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा बर्डन है। बस आप थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा। आपको रेस्पॉन्ड करना मेरी जिम्मेदारी है, आज नहीं तो कल मैं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप थोड़ा सा सब्र कर लें।
2-4 दिन, 5 दिन आगे पीछे, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता मैं आगे पीछे हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा इंशाल्लाह और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे आप लोग इसको बेहतर बना सकते हैं। मैं वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूँगा और इनका शबीर और साहब का यकीनन वो चैनल वीडियो भी है जो और है यहाँ से वो भी हम आपको वो बता रहा हूँ वीडियो जो कि है वो हम अपने मेरा वो पेज पे भी ईमेल लगाएंगे। मैं शबीर भाई लिखो तो काफिर। थैंक यू। जी हमजा, आपकी तरफ फिर दोबारा और उसके बाद एमन भी इसी इंतजार में बैठे हैं कब वो हमें उन सवालों का जवाब दे कि इंटरव्यू, हमजा इंटरव्यू के बारे में बड़ा अबहाम पाया जाता है कि इंटरव्यू में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, किस किस्म के सवाल आपसे पूछे? कोई एक सवाल ऐसा बता दीजिए जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि वहाँ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में एक सवाल जो मैं कह सकते हैं क्लाइमेक्स था मेरे इंटरव्यू का, वो ये था कि चेयरमैन साहब ने मेरे से पूछा था कि विल यू किल समवन। ये तकरीबन आखिरी फेज था मेरा इंटरव्यू का। तो तो आपने फिर वो क्या जवाब दिया उसका? नहीं, मेरा ऑब्वियस जवाब यही था कि नो सर, आई वुडंट किल समवन। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट आपने बोला कि एक सवाल बताएं, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट के बिना बता दिया है। पीछे कॉन्टेक्स्ट था काफी लंबा। इससे हट के बात यह है कि इंटरव्यू या कोई भी असेसमेंट है, दो तरह की असेसमेंट होती है, एक रिटन में है और एक इंटरव्यू में है। हमारा सबसे पहले टास्क ये होना चाहिए कि हम असेसमेंट मैकेनिज्म को समझें। हमारे लोग सीएसएस के प्रेशर में 2-3 साल लगे रहते हैं, लेकिन वो कभी रिटर्न के टाइम पे सब्जेक्ट की तैयारी करते रहते हैं और इंटरव्यू के टाइम पे भी और जिनका पास हो जाता है तो वो प्रेशर में इन 6 महीने 7 महीने गुजार देते हैं। असेसमेंट की टेक्निकलिटीज़ को लोग नहीं समझते। इंटरव्यू में ये है, जैसे लरे भाई ने बताया कि वो आपका नॉलेज टेस्ट कर चुके हैं, उन्हें पता है कि ये बंदे को अंग्रेजी भी आती है, बोल भी लेगा, कंटेंट भी ठीक है इसका। अब उन्हें बंदा देखना है कि बंदा कैसा है, जॉब की डिमांड क्या है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की होगी, फॉरेन सर्विस की है, पुलिस सर्विस की है, सारे 12 के 12 जो हैं वो इंतहाई क्रेडिबल और बैकबोन है सर्विस की। तो उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या ये रियासत को रिप्रेजेंट कर पाएगा कल को, या सिर्फ वो यही है कि पेपर पे सब कुछ है। और जब बंदा उस स्टेज तक आता है तो मेरे ख्याल में हर बंदा, वो किसी ने अगर थोड़ी सी भी वो तहम्मुल के साथ सोच समझ से काम ले, उससे समझ आ जाता है कि व्हाट आई एम डीलिंग विद। लेकिन इससे पहले जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जहाँ पे ज़्यादा लोग फंस जाते हैं, वो ये रिटन पार्ट की असेसमेंट। मैंने काफ़ी दोस्त जो मेरे सीनियर भी थे, मेरे बैचमेट्स भी थे, मेरे जूनियर भी थे, वो दिया उनके पेपर देते देखा है, कभी पूछा उनसे कि आपने कितने पास पेपर तैयार किए, सॉल्व किए, तो कहते हैं कि कुछ कह देता है कि एक किया, कोई कहता है टाइम नहीं मिला, कोई कहता है बस वो करने थे लेकिन सोचा नहीं, मुझे ये हो गया वो हो गया। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने सीएसएस की तैयारी की है। उन्होंने सीएसएस की तैयारी तब शुरू होगी जब आप पास पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। मुझे भी यही लगता था 6 साल, मैं 6 साल तक ये समझता रहा कि मैं तैयारी मैंने तो कर ली, मैं हो गया काम। तो जब मैं लाहौर गया, मेरे सीएसएस के सिलेबस भी खत्म हो गए, तब भी मुझे लगता था तैयारी मेरी तो पूरी हो गई। उसके बाद लकीली मेरे पास 3-4 महीने थे, मैंने पास पेपर सॉल्व करना शुरू किए। तो मुझे पास पेपर सॉल्व करने के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने अभी तक कौन सी चीज़ थी जो मिस की हुई थी। तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता कि हम रिटन की असेसमेंट नहीं समझते। आइस भी होती है तो सारे लड़के भागते हैं कि उनको फिजिकल असेसमेंट होती है, वो भगा के चेक करते हैं, इधर दिखवा के चेक करते हैं, कोई बंदा लिखता है नहीं और पेपर में लिखने बैठ जाते हैं, फिर वो बंदा फंस जाता है। तो ये है दो असेसमेंट की जो नेचर है, रिटन की और इंटरव्यू की। असेसमेंट सिस्टम को समझें, डिमांड क्या है, एग्जामिनर की डिमांड क्या है और पैनल की डिमांड क्या है, उन दोनों को समझ कर सिस्टमेटिकली स्ट्रेटजी बना के, जैसे अमन ने बोला कि कैलकुलेट करके आप चलें, तो इतने ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। बस ये कि आप कैलकुलेटेड मूव्स दें और समझ के लें। एमन, साइंस के बैकग्राउंड से अगर कोई जाता है सीएसएस करने के लिए, बिकॉज हमने देखा कि इस बार 2 बायोलॉजिकल साइंसेस से और एक आप केमिस्ट्री से, इसी तरह के रेशो बाकी यूनिवर्सिटीज में भी है। साइंस के बैकग्राउंड के उम्मीदवार के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो सोशल साइंसेस को समझे? और ये भी बताइए कि साइंस का जो आपका बैकग्राउंड है वो मैटर कितना करता है? क्या ये बहुत सारी मुश्किलात इसके अंदर पैदा होती हैं या ये बिल्कुल ईजी है कि उसको हम बड़ी आसानी से वेल कर सकते हैं? साइंस के बैकग्राउंड से होना थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस इसलिए हो जाता है कि आप चूंकि मुसलसल आप एफएससी में, फिर बीएस में, अगर आपने मास्टर्स किया है उसमें आप कंटिन्यूसली साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, तो आपका ना करंट अफेयर्स के ऊपर कोई खास फोकस होता है, इतनी कोई रीडिंग भी नहीं करता, बहुत अगर शौक हो तो ही करता है। तो आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हो। लेकिन सोशल साइंस के बच्चे भी, चूंकि वो एक ही सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, सीएसएस में आपने 12 सब्जेक्ट्स देने
और वो उसमें आपकी राइटिंग स्किल भी चेक हो रही है, उसमें आपकी एनालिटिकल स्किल भी चेक हो रही है। तो वो जो स्किल्स हैं, जो स्किल सेट चाहिए है, वो साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे में भी हो सकता है, वो सोशल साइंसेस के भी, और वो टाइम के साथ साथ एडॉप्ट भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। तो इतना मैं डिसएडवांटेज नहीं समझूंगी कि साइंस के बैकग्राउंड का था, क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे जिन बच्चों ने ओवरऑल एफए किया होता है, फिर उसके बाद बीए वगैरह किया होता है, उनको जनरल साइंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो एक पेपर है, हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी का ना मैथ्स का पोर्शन प्रॉब्लमेटिक होता है, ना बायो, ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स। उसके अलावा इंग्लिश तो हम सब बच्चों ने पढ़ी हुई है, बीएस में भी हमने पढ़ी है, एफपीसी में भी पढ़ी है, मैट्रिक तक भी पढ़ी हुई है। तो वो मेरे पास एक लेवल फील्ड है, जो सोशल साइंसेस का एक ग्रेजुएट है या मैं हूँ, हमारे पास एक लेवल फील्ड है। बाकी 11 सब्जेक्ट उसके लिए भी नए हैं, 12, चलो 11 सब्जेक्ट मेरे लिए भी नए हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, मैं नहीं समझती कि किसी को भी कोई खास डिसएडवांटेज है। एमन, ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ती थी? क्या इसके लिए कोई एक स्पेशल टाइम टेबल चाहिए कि जी मैंने सुबह 6 बजे उठना है और सारा दिन मैंने पढ़ना है, और फिर जनाब मैंने शाम को 3 बजे उठना है, हल्का सा मैंने हल्की सी मैंने सैर करनी है, फिर मैंने जो है वो रात को 11 बजे तक पढ़ना है, कि बस सारा दिन मैंने पढ़ते रहना है? क्या सीएसएस में सारा दिन और सारी रात पढ़ना जरूरी है, या इसमें कोई एक टाइम टेबल आप लोगों ने एडजस्ट किया हुआ था कि जी ठीक है मैं इतने घंटे मैं पढ़ूंगा, इतने घंटे मैं टीवी देखूंगा, इतने घंटे मैं यूट्यूब देखूंगा, तो 2 घंटे जो है वो मैं फलां काम करूंगा? जरा इसके टाइम टेबल के बारे में अपना बताइए, फिर यही सवाल मैं हमजा और लारैब दोनों से करूंगा। सारा दिन पढ़ने की मुझे नहीं लगता सीएसएस में जरूरत है कि आप दिन में 13 घंटे आप पढ़ो और इतना पढ़ो कि आप एंड तक आपका सारा ही स्टेमिना आप लूज कर जाओ और आप पेपर के लिए इतनी अच्छी रिवीजन ना कर पाओ या पेपर अच्छी तरह से ना दे पाओ, अपने आप को अपनी एनर्जी को इतना एक्सपायर ना करें। ये है कि मैं आप अपने तरीके से, हर कोई अपने तरीके से चलता है, मैं अपने तरीके से चली। जैसे बैचलर्स में पढ़ा, चूंकि मैं हमेशा से मॉर्निंग पर्सन हूँ, सुबह पढ़ती हूँ, तो सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए मैं 12 बजे तक, कभी रात के 12 बजे उठ के मैंने कभी नहीं पढ़ा। तब तक 9 बजे, सुबह 8 बजे से स्टार्ट करके एक टारगेट रखा, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक कवर करना है, आज करना ही करना है। तो अब उसके लिए अगर आपको 2 घंटे लगे या 15 घंटे लगे, वो टॉपिक कवर करें। फिर मैंने अपने दिन को डिवाइड किया होता था, सुबह मैं उठ के साथ ही प्रेस ही करती थी, फिर उसके बाद इस्लाम में थोड़ी सी पढ़ती थी, फिर उसके बाद कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी। उस सब्जेक्ट में मैंने अपने लिए पूरे मंथ के टारगेट सेट किए होते हैं। अगर एक दिन का टारगेट हटता है तो फिर आपका पूरा मंथ का जो एक स्केड्यूल आपने बनाया होता है वो खराब होता है। इसलिए मैं ट्राई करती थी कि हर दिन का टारगेट उसी दिन मीट हो। जो राइटिंग प्रैक्टिस मैंने करनी है, अगर मैथ्स मैंने पढ़नी है, चूंकि मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो मैं रोज मैथ्स की भी प्रैक्टिस करती थी। तो दिन मेरा डिवाइडेड होता था, उसमें जो आपके हाउस होल्ड टोर्स हैं, क्योंकि मेरे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी करती थी। अगर आपने कोई एंटरटेनमेंट करनी है, घर वालों से गपशप है, वो भी मैं करती थी। अगर वॉक पे जाना है, वो भी मैं करती थी। अपना जो मेरा मास्टर्स चल रहा था, उसके रिसर्च को भी थोड़ा बहुत देखती थी। और उसके अलावा जो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए टारगेट सेट किया होता था, वो करती थी। बहुत कुछ दिन ऐसे भी गुजरे जिस दिन जब मैं बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं कर रही थी और मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, और काफी दिन ऐसे गुजरे कि मैंने टारगेट से ज्यादा पढ़ा। तो आप अपने लिए एक सेट टाइम टेबल बनाए। हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका है, कुछ लोग रात को सारी रात बैठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए। हमजा, आप पढ़ रहे हो, सीएसएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फौरी तौर पे कुछ 10-15 मिनट के बाद आप थक जाते हो, या आपका जो माइंड कहीं और डेवलप हो जाता है, मुश्किल मिजाजी नहीं आती में, आप फिर इरादा करते हो कि मैंने पढ़ना है। फिर इस चीज को कैसे सेट किया जा सकता है कि जी बस आप जब पढ़ रहे हो तो फिर आप पढ़ रहे हो, फिर आपका सेल भी बंद है, फिर आपका टीवी भी बंद है? लेकिन बहुत लोग इस चीज पे पूरा नहीं उतर सकते होते, वो आधा घंटा पढ़ा और उसके बाद फिर माइंड कहीं और डेवलप हो गया। इस चीज को हम कैसे सेट कर सकते हैं एक गोल के ऊपर? ये शबीर भाई, आपने बहुत ही बड़ी किधर सिंगी मांग ली, ऐसी तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ये बंदे की अपने आप के साथ कमिटमेंट की बात है यार। अगर बंदा खुद के साथ झूठ बोल रहा है, आप हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि हॉस्टल में भी आप रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। हर 6 बाद सेमेस्टर खत्म होता है तो हमारे 4-5 दोस्त होते हैं जो अपनी अरेंजमेंट चेंज करते हैं। आर्गुमेंट उनका क्या होता है कि जी नहीं, मैं अभी जिस रूम में रह रहा हूँ, जिन दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, इधर मेरे से पढ़ने नहीं हो रहा। ठीक है, बड़ी अच्छा मोटिव है उनका, आप चेंज करें। सेमेस्टर गुजरता है, 6 माह गुजर जाते हैं, दोबारा वो ये कहते हैं कि मैं अपना रूम चेंज करने लगा हूँ, मैं अपनी अरेंजमेंट चेंज करने लगा हूँ, मेरा संसार पढ़ने नहीं होता। करते कराते 8 सेमेस्टर गुजर जाते हैं और लॉ वालों के 10 गुजर जाते हैं। तो 10 सेमेस्टर में वो 10 दफ़ा अपनी अरेंजमेंट चेंज करते हैं।
तो मसला अरेंजमेंट का नहीं है कि आप किस तरह से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या चक्कर है। मसला बंदे का अपना है। अगर आप अपने आप के साथ कमिटेड हैं कि मैंने ये करना है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बंदे को एक जगह पे बैठने से रोकती है, अगर बंदे के अंदर कोई वो डिस्टर्बेंस ना हो तो। ये खुद अपनी पर्सनल कमिटमेंट की बात है सर। अगर बंदा खुद से झूठ बोलेगा तो कोई ज़बरदस्ती आपको बिठा नहीं सकता। अगर हाँ ये हो कि बंदे को लगता है कि यार मेरी अंग्रेजी बहुत वीक है, या मैं बहुत मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो मैं कवर नहीं कर सकता, ये मुझे डर लगता है, तो उसका हल है। जो बंदा डरता है, जो समझता है कि सीरियस मुश्किल है, उसका हल एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो बंदा जो दयानतदारी से अपने आप को चैलेंज ही नहीं करता, तो उसका हल जरा मुश्किल वाली बात है। उसके लिए दुआ है। नारेब, यही सवाल जो मैंने एमन से किया था और फिर हमजा की तरफ भी हम उसी सवाल की तरफ आ गए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाहर। बाज लोग होते हैं कि वो जहाँ भी बैठे हुए अखबार लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं। यही क्वेश्चन सेम आपसे। मैं वो बंदा नहीं हूँ शबीर, जो जहाँ भी बैठे हों अखबार लेके पढ़ने बैठ जाते हैं। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, वो हमज़ा जैसे लोग होते हैं। हमज़ा बहुत पढ़ाकू बच्चा है और इसमें कोई शक नहीं है, कमिटेड है बहुत ज़्यादा। वो मैं आपको मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ। हमज़ा की बात 100% दुरुस्त है कि ये इंसान की खुद के साथ कमिटमेंट है। एमन की बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक बंदा अपना अपना वो बनाता है, अपना एक शेड्यूल बनाता है, उस शेड्यूल के मुताबिक वो चलता है। मैं आपको थोड़ी-सी छोटी-छोटी बातें बताता हूँ। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं। आप अपनी लाइफ में हो सकता है आज फ़र्ज़ करें जून-जुलाई चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ कि रिज़ल्ट आया नया-नया, मैंने देखा लोग अफ़सर बन रहे हैं, बड़ी इज़्ज़त मिल रही है, मैंने सीएसएस करना ही करना है। आप जब सितंबर तक पहुँचते हैं तो फिर आप बस प्लेन हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा यार हो जाएगा। ये इसका इसका इलाज है। वो इलाज ये होता है कि मेरी एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे अपना स्टडी रूम दिखाया, तस्वीर भेजी। उन्होंने स्टडी रूम में जहाँ पर वो बैठ के पढ़ती हैं, उसके सामने उन्होंने पढ़ रही थी, उसी साल उन्होंने सीएस के टॉपर्स की तस्वीरें काट के लगाई हुई थी। वो कहती है वो जब भी मैं देखती थी ना कि ये टॉपर्स हैं, मैंने भी बनना है, तो मुझे फिर से वो ना एक जोश मिलता था। देखिए ये उनकी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। लाहौर में मेरा एक दोस्त था, उसके कमरे में वो अकेला रहता था, उसकी अलमारी पे ना बड़ी-सी एक बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी। मैं एक दिन उसके कमरे में गया, मैंने कहा, "पायने आए कौन है? ताड़े पीर मुर्शिद ने?" तो वो कहते हैं कि, "नहीं जी, ये तो मेरे वालिद साहब हैं।" मैंने कहा, "बड़ी यार तेरी मोहब्बत है, वालिद साहब से तस्वीर लगाई हुई है अलमारी पे।" कहता है, "यार जब मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ यार लारे, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी आ रहा था ना, तो मेरे बाप ने मुझे कहा था कि बेटा मैं एक बड़ा गरीब आदमी हूँ, लेकिन अगर तुझे कभी कोई किताब खरीदनी हो ना, तो तू मुझे फ़ोन करें कि अब्बा मैंने 1 लाख रुपए की एक किताब खरीदनी है। मैं लोगों से कर्ज़ा पकड़ के तुझे पैसे भेज दूँगा, लेकिन 10 रुपए का सिगरेट के लिए मुझसे पैसे ना माँग।" मेरे अब्बा ने बड़ी मेहनतें करके मुझे पैसे भेजता है यार। वो उधर मज़दूरियाँ करता है, मुझे पैसे भेजता है। मैं तस्वीर को देखता हूँ ना, मुझे अपना वो जो एम है, जो मैं लेकर आया था, मुझे वो याद आ जाता है। ये पर्सनल इंस्पिरेशंस होती हैं, जो आप इस तरह से सेट करते हैं। एक तीसरी बड़ी प्रैक्टिकल बात है, वो ये कि आप छोटे-छोटे टारगेट सेट करते हैं। अगर आपने ये किया ना कि मैंने 8 महीने सीसीएस का कोर्स खत्म करना है, तो आप हर रोज़ ये सोचेंगे कि अभी तो 8 महीने रहते हैं, फिर अभी तो 7 महीने रहते हैं। तो ये कहेंगे कि मैंने इस हफ्ते लॉ कोर्स के 7 या 8 टॉपिक्स कवर करने हैं, तो फिर जब इस हफ्ते में आप अपनी डेडलाइन मीट नहीं करेंगे, अपनी सुस्ती की वजह से, तो नेक्स्ट हफ्ते आपके सर पे तलवार लटक रही होगी, यार पिछले हफ्ते में भी मैंने नहीं कर सका और इस हफ्ते में भी मेरे से नहीं हो रहा। तो आप मज़ीद टाइम देके, जैसे एमन ने बताया कि बहुत सारे ऐसे दिन जब आप नहीं पढ़ते, तो फिर ऐसे दिन आते हैं जब आप डबल पढ़ रहे होते हैं। तो आपने छोटी-छोटी डेडलाइन सेट करनी है, हफ्ते की, फिर दिनों की। मैं एक दिन में करता था, यार आज का दिन है ना, आज के दिन में मैंने अखबार एक पढ़ना है और उसके साथ मेरे 2 टॉपिक्स निकालने हैं। तो वो जब नहीं होते थे, रात तक मैं जो नींद आ जाती थी, तो अगले दिन फिर मैंने 4 निकालने होते थे और ज़्यादा टेंशन, फिर वो मैं सारा दिन बैठ के पढ़ता था। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप करते हैं अपने आप को इंस्पायर रखने के लिए, अपनी एनर्जी को सेव कर रखने के लिए और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। हर किसी का अपना तरीका हो सकता है दोस्त। आप एक एनेक्डोट है, अगर आपकी ये बड़ा फॉर्मल प्लेटफ़ॉर्म है, इसे शायद पता नहीं बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। मेरे एक दोस्त ने अपने कमरे में माधुरी दीक्षित की तस्वीर लगाई हुई थी। मैंने उससे पूछा ये क्या है? तो कहता है यार मेरी ज़िंदगी में मेरी एक ख़्वाहिश है कि मैं इस खातून से जाके मिलूँगा। मैंने कहा बड़ी बात है यार, ये तो कैसे पूरी होगी? उसने कहा मैं एक दिन सीएसएस करूँगा, अफ़सर बनूँगा, फिर मैं फॉरेन एम्बेसडर होऊँगा, फिर मैं इंडिया में हाई कमिश्नर लगूँगा, फिर मैं इस खातून से जाके मिलूँगा। तो सी हर किसी की अपनी इंस्पिरेशन है, वो किसी पे भी इंस्पायर रह सकते हैं। आप हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी इंस्पिरेशन ढूँढे, उस इंस्पिरेशन को हासिल करने के लिए छोटे-छोटे टारगेट सेट करके वो इस चीज़ को अचीव कर सकता है बहुत आसानी से। एमन, प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली हम जो है वो किस तरीके से अपने कायदीन की मदद कर सकते हैं जो सीएसएस में आना चाह रहे हैं? कोई ऐसी हम कोई ऑनलाइन सेशन हम दोबारा से भी कर सकते हैं? आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ बनाई हुई है कि हम जो आने वाले हमारे जूनियर कायदीन हैं, हम उनको किस तरीके से गाइड करें कि वो अपनी मंज़िल पे, आप लोग तो अपनी मंज़िल पे पहुँच गए, अब वो लोग अपनी मंज़िल पे पहुँच सकते हैं। तो कैसा हमको ऐसा मैकेनिज़्म बना सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? जी, हम डिफरेंट सेशंस अरेंज कर सकते हैं अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत सारे कायदीन हैं जिन्होंने अभी सीएसएस क्लियर किया है, पिछले सालों में भी किया है। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं या जिन्होंने सब्जेक्ट में हायर स्कोर किया है, वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं, या किसी को टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है, वो हमसे डिस्कस करें। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प। उसके अलावा सेशंस वो इनको हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे काफ़ी मेरे जूनियर्स ने उन लोगों ने जिनको मैं जानती नहीं थी लेकिन वो हमारी यूनिवर्सिटी से हैं, उनसे कांटेक्ट किया है। जो जहाँ-जहाँ उनको हेल्प चाहिए थी उन्होंने माँगी है और की भी है हम लोगों ने। इस तरह जैसे लारेब ने सेट किया है इंग्लिश और प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का, इस तरह हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा हमज़ा, फाइनल कमेंट्स आपके, क्या पैगाम है नई यंग जनरेशन के लिए? आप और किस तरह से टाइम गुज़ारना चाहिए यूनिवर्सिटी में? बिकॉज़ आपने बड़ा अच्छा टाइम गुज़ारा, आप मुख्तलिफ डिबेट्स में गए, आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स को आपने इंट्रोड्यूस करवाया कायदे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद कोई कॉम्पिटिशन में आप गए। तो क्या पैगाम है आपका हमारे कायदीन के लिए, बाकियों के लिए कि अगर ना सिर्फ सीएसएस, किसी भी मंज़िल पे अगर वो पहुँचना चाहते हैं तो उन्हें किस तरीके का जो बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करना चाहिए? जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, पर्टिकुलरली वो जिनकी डिग्री में अभी साल या 2 साल या इससे ज़्यादा रहते हैं, मेरी जो एडवाइस है वो सिर्फ उनके लिए, बहुत सिर्फ तो नहीं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वो ये कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आप जो दिल चाहे करें। आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर सकते हैं या आप अपनी पर्सनैलिटी ज़ाया कर सकते हैं, और ये फ्री टाइम पीरियड है एक किस्म का। आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका है। हम सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं या जो नेचुरल साइंसेज वाले हैं, उनकी थोड़ी सी अलग कहानी है। हमारा ये है कि हमारे पास सिर्फ एक स्किल है और वो हमारा जहन है। अब 16 साल की आपकी तालीम पूरी होगी, आप ऑनर्स करेंगे, तो आप मार्केट में क्या स्किल लेके जाएंगे? कभी एक बार खुद से ये पूछेंगे, उसका फिर जवाब ढूंढें। नेचुरल साइंसेज वालों के पास फिर भी कुछ ना कुछ जवाब होगा, सोशल साइंस वाला क्या लेके जाएगा? तो हमारे पास सिर्फ अपने मेंटल स्किल्स हैं जो हम 16 साल बाद मार्केट करेंगे। तो स्किल पहले आप डेवलप करेंगे, उसे उस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तभी आप 16 ईयर्स बाद कुछ कर सकेंगे। वो आपकी बाहर डिग्री भी हो सकती है, वो रिसर्च की जॉब भी हो सकती है, फिर आप अकेडेमिया में आ सकते हैं और सीएसएस कर सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है कि आपने पिछले 4-5 साल के अंदर अपने मेंटल स्किल्स पॉलिश किए हुए हों। उसका सिर्फ एक तरीका है और वो है बुक रीडिंग। जो बंदा कायद-ए-आज़म की डिग्री में 4 साल मुस्तकिल मिजाजी से किताब पढ़ सकता है, वो बेशक क्लास ना ले, क्लास लेता ना ले, फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना ही हो कि आपकी अटेंडेंस पूरी होती रहे, आपके पेपर पूरे होते रहें। और अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आप कभी पेपर में फेल नहीं होंगे, चाहे आपके वो कोर्स वाला पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ। सोशल साइंसेज की कहानी ये है, आप सोशल साइंस समझ जाएं तो आप किसी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे। और वो उसका एक ही गुर है कि आप किताब पढ़ें। जो बंदा किताब पढ़ेगा उसके मामला सीधे हैं, जो नहीं पढ़ेगा तो उसके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देखने के लिए। यही एक मैसेज है मेरा। एमन, फाइनल कमेंट्स आपकी तरफ, बिकॉज 8 मिनट्स हमारे पास है, प्रोग्राम को वाइंड अप हम कर रहे हैं। फाइनल कमेंट्स केपीके की बहनों के लिए, न सिर्फ सीएसएस, मैं सिर्फ सीएसएस को कामयाबी मैं नहीं गर्दानता हूँ, बल्कि जिस फील्ड में जो जाता है उस फील्ड में जब वो अपना नाम पैदा करता है तो वो उसकी सक्सेस है, उसके वालिदैन की सक्सेस है। क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी कायदीन बहनों के लिए, और खास तौर पर केपीके की जो जो एरिया से आती हैं कायदीन यूनिवर्सिटी में, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या लास्ट मैसेज है आपका? जी, सोशियोलॉजिकल रियलिटीज़ कुछ बहुत हार्श है, स्पेशली हमारे कुछ एरियाज़ के लिए, केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में। तो अपने आप को पहचानें, जो हर मोमेंट है, मेक दैट मैटर। बुक रीडिंग करें, अपने स्किल सेट डेवलप करें, सीखें। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने सोसाइटी की तरफ, एज अ स्टूडेंट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करें। और ये जो सारे मोमेंट्स हैं, आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, हर किसी से आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे इस लाइव सेशन से मुझे लारेब, आपसे, हमजा से इतना कुछ सीखने को मिला। हर मोमेंट को मेक इट मैटर। मैं हमजा की बात से बहुत एग्री करती हूँ। बुक रीडिंग जो है वो आपको यहाँ से यहाँ ले जाती है, आपको इतना कुछ सिखा देती है एक बुक।
बुक रीडिंग जरूर इनकलकेट करें। वाईफाई है हर घर में, हॉस्टल में वाईफाई है, उसको यूज करें अच्छी तरह से। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या आपको वेबसाइट्स मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है, उसको नॉलेज गेन करने के लिए, उसको अपना स्किल सेट डेवलप करने के लिए करें। जिंदगी का स्टॉप जो है वो बस डेथ पे ही है और उस पे भी नहीं है, उसके बाद भी हमारी दूसरी जिंदगी शुरू हो रही है, तो हमारा स्टॉप नहीं है। डोंट मेक योर लाइफ स्टॉप एट एनी पॉइंट, डोंट स्टॉप लर्निंग एट एनी पॉइंट, keep motivating and inspiring others, keep pushing yourself to do better, and enable each other, empower each other. बहुत खूबसूरत बात की है आपने एमन लारेब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने की, आज हमें बताई भी सही और बड़ा कुछ मिला हमें आपकी बातों से। फाइनल कमेंट्स क्या हैं नौजवान नस्ल के लिए और उन लोगों के लिए जो मुकाबले के एग्जाम में जाते हैं, चाहे वो एफपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पीएमएस हो, चाहे वो वापडा का ही पेपर क्यों ना हो, पैगाम क्या है कि कैसे हम अपने आप को सही मंजिल की तरफ रागब कर सकते हैं आज के दौर में? देखिए मैं ज़ाती तौर पे जो मेरे दोस्तों ने जो बहुत पढ़े लिखे और बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट दोस्त मेरे आज इस सेशन में हैं, जो इन्होंने हम सबको बताया, और ये बिल्कुल इनमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आपको एक किताब जो आप लाइफ में पढ़ते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में कितना बड़ा चेंज लाती है। बिल्कुल किताब पढ़नी चाहिए, बिल्कुल अपने आप के साथ इंसान को ईमानदार होना चाहिए। मेरा एक छोटा-सा बहुत जनरल सा कमेंट है, और वो ये कि दोस्त, ये बड़ा मसरूफ़ तरीन किस्म का दौर है जिसमें हम जी रहे हैं। ये इतना तेज़ दौर है जिसमें हम जी रहे हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि लाइफ़ हमसे पहले और तेज़ी से भागी जा रही है और हम उसको कैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर में, मशीन के इस दौर में, आलात के इन दौर में, खुद कलामी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है शबीर, कि हम शाम को, रात को सोने से पहले एक दफ़ा अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ करके अपनी किताब को साथ सराहने के साथ रख के, बंद करके, एक दफ़ा 5 मिनट खुद के साथ बात करें कि मैं कौन हूँ? मेरी लाइफ़ में कहाँ था? आज मैं कहाँ हूँ? मेरा आज का दिन जो गुज़रा है, ये कैसा गुज़रा है? मैंने आज के दिन में क्या गेन किया, क्या लूज़ किया है? क्या जो मैं जिससे बात की है, क्या उसका दिल तो नहीं टूटा? मैं सिर्फ़ अपनी ज़ात से बात करना सीख जाऊँ, 5 मिनट बात कर लूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है और हम लोग नहीं करते, हमें टाइम नहीं मिलता। फ़ेसबुक स्क्रॉल करनी होती है, इंस्टा स्क्रॉल करना होता है। तो अगर हम खुद से बात करें, तो ये बहुत बड़ी कमाल होती है। और जो दोस्त जिन दोस्तों को फेलियर्स का सामना होता है, जिन दोस्तों के टेस्ट पास नहीं हो रहे होते हैं, एक अटेम्प्ट में नहीं होते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होते हैं, मेरे पास उनके लिए अल्फाज़ तो कोई नहीं है, वो तो रब की ज़ात है, उनका इंशाल्लाह वो हौसला अपना बाँध के रखेंगे। एक शेर है, वो ये कि चलता रहे जो आबला पाई के बावजूद, यानी जिसको आबले हों पाँवों पे, चलता रहे जो आबला पाई के बावजूद, मंज़िल का मुस्तहिक वही मुसाफ़िर है। आप मंज़िल के मुस्तहिक तभी बनेंगे जब आप आंवला पाई के बावजूद चलेंगे, और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ऐसा खूबसूरत आएगा बात। कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा आपको अपनी मर्ज़ी की मंज़िल इंशाल्लाह अल्लाह देगा, मेहनत कराएगा नहीं जाता। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत बातें की आप सब ने। वो कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजरें जिनकी खुदा पे हों, तलातम खेज मौजों से वो लोग घबराया नहीं करते। ख़वातीन हज़रात, सीएसएस हो या कोई दूसरी फील्ड हो, हमें अपने आप को पहचानना है, हमें अपने आप को जानना है, हमें खुद शनासी करनी है। सबसे पहला जो गुर है कामयाबी का, वो खुद शनासी है। अपने आप को गंवाइए मत। जिंदगी के मेलों में एक दौड़ है, एक रेस है, सब लोग इसमें चल रहे हैं। जब आप गिर जाएंगे तो आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा, बिकॉज जब वो आपको उठाएगा तो वो उस दौड़ से पीछे रह जाएगा। हमने इस दौड़ में अपने आप को बचाकर, अपने आप को सेव करके अपने लिए चलना है और अपने वालिदैन के लिए चलना है और एक दूसरे के काम आना है। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। ऐमन अबरार आपका, मोहम्मद हमजा मुराद खान आपका, मोहम्मद लारेब आपका, आपको कायदियन एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से अभी मुझे मैसेज आया है कि वो बड़ी खुसूसी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और जो कायदियन एलुमनाई एसोसिएशन है उसमें बड़े सीएसपीज हुए हैं और आजकल भी हैं। खास तौर पे हमारा जो ओल्ड कायदियंस हैं, बड़ा उन्होंने पाकिस्तान में इंतजामी अमूर में बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया और देखने वालों का शुक्रिया। ये पहला सेशन नहीं है, हम हमजा को दोबारा भी तकलीफ देंगे, हम नारेब को दोबारा भी तकलीफ देंगे, हम एमन से दोबारा भी रिक्वेस्ट करेंगे, दोबारा भी आएंगे अपने कायदिन फैमिली के लिए, अपने जूनियर्स को बताने के लिए, हमारे साथ मोमेंट्स को शेयर करने के लिए। खुश रखिए, खुश रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, वर्ष कायदियन फॉर आवर कायदियन।